करेगी जगधात्री। क्या है ना कि शिवाय और जगधात्री आरडीएक्स को पकड़ना चाहते हैं, उसका भांडाफोड़ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि तपस्या ही आरडीएक्स है। लेकिन ऑफ कोर्स तपस्या को भी नहीं पता कि वो आरडीएक्स है। नाउ डोंट गेट इनटू दैट बिकॉज दैट पार्ट इज वेरी कंफ्यूजिंग। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि जगधात्री अपना कर्म निभाएगी या फिर बहन होने का धर्म निभाएगी। बचना है 2 नंबरों के काम करने वालों, क्योंकि यहाँ शिवाय आ गया है अपना भेस बदलकर ताकि आरडीएक्स को पकड़ सके। शिवाय ने दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली है ताकि किसी को शक न हो कि वो कौन है। अगर किसी को शक हुआ तो आरडीएक्स फटेगा नहीं बल्कि यहाँ से भाग जाएगा। मगर यहाँ जो लड़की नजर आ रही है मास्क में, वो तो कोई और नहीं बल्कि तपस्या है। यानी कि रुद्र की वाइफ। हालांकि अभी तक शिवाय को इस बात की कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि ये है कौन। वाह, हमें तो समझ आ गया कि इस मास्क के पीछे तपस्या है, मगर इतने बड़े स्पाई को ये एहसास भी नहीं हो रहा है कि भला मास्क के पीछे कौन है। खैर, सीरियल की कहानी ऐसी ही होती है। शिवाय जैसे ही अपनी टीम के साथ तपस्या को पकड़ने जाता है, वो वहां से रफू चक्कर हो जाती है। तपस्या वहां से खुद नहीं बल्कि जगधात्री गायब करती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रुद्र उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। रुद्र अपने काले धंधे को तपस्या से करवाना चाहता है, मगर ये बात तपस्या को समझ नहीं आ रही। तपस्या की नजरों में तो जगधात्री बहुत बुरी है। शिवाय को तपस्या तो नहीं मिलती, मगर उसका बैग मिल जाता है जिसमें लाखों रुपए का ड्रग्स होता है। तपस्या बहुत भोली है और उसे गुमराह किया जा रहा है, रुद्र गुमराह कर रहे हैं उसे। तो यही मैं समझाने आती हूँ और उन्हें बचाने के लिए आती हूँ तपस्या को, जिससे कि उसका नाम ना आ जाए कहीं ये ड्रग्स के डीलिंग में। और बस मैं उसे सेव करने की कोशिश कर रही हूँ जैसे तैसे, क्योंकि हमारी टीम भी तैनात है बाहर, और अगर उसका नाम आ गया तो सिर्फ वही जेल नहीं जाएगी बल्कि पूरे परिवार की भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन होगा, एम्बैरेसमेंट होगा। जगधात्री तो किसी भी तरह से तपस्या को बचाना चाहती है। अब देखते हैं कि रिश्तों के भंवर में जगधात्री भला कैसे अपना कर्तव्य पूरा करती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मैं एक हफ्ते बाद आई हूँ ना, तो मुझे लग रहा है हाय इतना टाइम हो गया लोगों से मिले हुए, आई नीड टू कैच अप। तो ऐसा करते हैं वसुधा और देव से भी हाय हेलो नमस्ते पूछ कर आते हैं लाइफ में क्या हो रहा है।
सब कुछ ठीक होने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि वसुधा की कहानी फिर से उसी ट्रैक पर आ गई है जिस ट्रैक को हम कब से देखते चले आ रहे हैं। अब दादी सा ये अच्छे से जानती है कि चंद्रिका देवी किस वजह से वसुधा को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकार रही है। फिर ऐसे में दादी सा की जिद क्या रंग लाएगी। जरा देखिए दादी सा का ये वाला अंदाज जहाँ पर वो नाच गाने के साथ अपनी बहू वसुधा का गृह प्रवेश करवा रही हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें इस घड़ी का इंतज़ार था, क्योंकि दादी सा की तो मंजूरी है लेकिन देवी हुक्म की तो नहीं है। और वसुधा के लिए वो सारे काम अधूरे हैं जिसमें देवी हुक्म की मर्ज़ी ना हो। ऑब्वियसली अब घर में एंट्री तो दादी सा ने करवा दी है ज़ोर ज़बरदस्ती करके, लेकिन वसुधा को अभी भी यही फिक्र है कि देवी हुक्म क्या सोच रही होंगी, उन्हें बुरा लग रहा होगा। तो वसुधा के लिए तो ये हैप्पी मोमेंट नहीं है। उल्टा वो सबको यही बोलती है कि अभी देवी हुक्म ने मुझे स्वीकार नहीं किया है तो मैं कैसे ये सब स्वीकार कर लूँ। अब घर में सभी ने जब गाजे बाजे की आवाज सुनी फिर दौड़े चले आए और देखा तो ये सब हो रहा था। अब वसुधा के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। हालांकि देव, प्रभात सा और दिव्या ये सब खुश हैं वसुधा के घर में आने से, लेकिन वसुधा खुश नहीं है क्योंकि उसकी देवी हुक्म ने दिल से वसुधा को नहीं अपनाया है बहू के रूप में। गृह प्रवेश करवाने के लिए लेके आई हूँ और अपने घर में उसको लेके आऊंगी, उसको अधिकार दिलवाऊंगी। और मैंने उससे कहा भी है कि मैं तुझे तेरी काया पलट के रख दूंगी, तुझे चंद्रिका सिंह चौहान से ऊपर बनाऊंगी। अब वजह तो सब जानते हैं। दादी साहब भले ही पुराने ख्यालों की हैं, लेकिन उनका मानना है कि ग्रह नक्षत्र ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले जो होना चाहिए वो करते हैं। अब वसुधा फंस गई है दादी सा और अपनी सासू माँ के बीच। अब कोई न कोई रास्ता तो वो निकाल ही लेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि अपनी जगह वो बिल्कुल सही है चंद्रिका। सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से वो वसुधा को नहीं अपनाना चाहती, ग्रह नक्षत्रों का खेल। जरा वसुधा को यहाँ पर भी देख लीजिए। खुद की कमाई करने के लिए वो गाड़ी धो रही है और अपने बाबा से पैसे मांग रही है, क्योंकि दादी सा ने कहा है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, तुम जो कमा कर लाओगी उस पैसे का आनंद ही कुछ और होगा। अब वसुधा, इसका मतलब ये है कि दादी सा चाहती हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। एक्चुअली दादी सा ने वसुधा को कहा है कि जब तक तू अपने पैसों से नहीं कमाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और वसुधा को पैसे कमाने पड़ रहे हैं तो वसुधा को समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम करूं, तो वो ज़बरदस्ती जाती है और गाड़ियां साफ़ करने लग जाती है और बाबू साहब को बोलती है मुझे पैसे दो, मेरी पहली कमाई होगी और मैं दादी साहब को खाना खिला पाऊँगी। तो फिर बाबू साहब तो बोलते हैं, समझाते हैं वसु को कि ये तो पागलपन है, अगर तुझे लग रहा है तू ऐसे कमाएगी और दादी साहब खा लेंगी तो ऐसा तो नहीं होगा। वो तुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है एंड ऑफ कोर्स वो चाहती है कि तू कुछ अच्छा ही काम करे। तो तब थोड़ा बहुत वसु को समझ आता है, लेकिन वो स्टिल दुविधा में है कि अब क्या किया जाए। आपके अंदर इतना सारा हुनर है, अगर उस हुनर को लेकर आप आगे बढ़ेंगी तो जरूर एक मुकाम पर पहुंचेंगी। हमें लगता है कि आने वाली कहानी में कुछ ऐसा ही ट्रैक आएगा जहां पर वसुधा आत्मनिर्भर बन सकती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कितना सहना चाहिए और कब तक एडजस्ट करना चाहिए? पिछले एक हफ्ते में न्यूज में, खबरों में ये जो इतने केसेस हमने सुने, फिर भले ही वो ट्विशा के हो या फिर अन्नू के हो,
ये सवाल हर किसी के जहन में आ जाता है कि आखिरकार अपनी बेटियों को कब तक बर्दाश्त करने के लिए हमें सलाह देनी चाहिए और क्या ऐसी सलाह देना सही है। बहरहाल महिलाएं कितना सह सकती हैं, दिस शुड नॉट बी योर बेंचमार्क, और एक हद नहीं, आप डिसाइड कीजिए कि कब आपको बर्दाश्त करना है, एंड व्हेन यू से दैट इज इट। और कुछ ऐसा ही किया है हमारी आरंभी ने भी। जी हाँ, बदल लिया है अपना रूप और अब वो सहमी सहमी बिल्कुल नहीं रहेगी। बस आरंभी, अब बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने। दोस्त जॉब के हमें हमारे हॉस्पिटल में एसेट्स चाहिए, लायबिलिटी नहीं। तो अगर इतनी चिंता थी, इतनी बर्बादी, इतना डर था सबको, तो अभी तक किसी ने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? चिल्लाऊंगी, चिल्लाऊंगी, चिल्लाऊंगी। अगर बात मेरे बच्चे पे आएगी तो मैं चिल्लाऊंगी, और इतना जोर जोर से चिल्लाऊंगी कि पूरे ब्रह्मांड के कान फट जाएंगे। मैं चिल्लाऊंगी। बहुत हो गया दूसरों का सम्मान, अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी आरंभी, क्योंकि बात अब हद से आगे जो बढ़ गई है। तुम्हारी अपने कान पर थप्पड़ खा सकती, लेकिन अपनी नियत अपनी सच्चाई पर अब भाई ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है, जहां विहान को किडनैपर से बचाकर लाई है आरंभी और उसने कुनिका की जान भी बचाई, और यहाँ उसका पति विश्वास, उसकी सासू माँ और अवंतिका सभी उल्टा उसी पर बरस रहे हैं। तो फिर क्या आरंभी का सबर का बांध टूटना ही था, और उसके बाद वो सभी लोगों पर ऐसा बरसी जैसे बॉम्ब। विहान का किडनैप हुआ था, किडनैपर्स ने उसे बांध के रखा था दूर लंदन में किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, भूखा प्यासा बेचारा वो, और यहाँ किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं हॉस्पिटल में आई अपनी ये बर्न इंजरी लेकर, तो मैंने कहा कि मैं अपना इलाज करवाऊंगी तो सिर्फ आरंभी से करवाऊंगी, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो अवंतिका को मौका मिल जाता है तो ये प्लान बनाती है कि उधर से उसके बेटे को किडनैप कर लिया जाए और इधर से वो छोड़ के जाएगी इनको कि अब यहाँ इल्ज़ाम आएगा कि इसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभाई और छोड़ के चली गई पेशेंट को, जबकि पेशेंट की ही डिमांड पे। तो ये उसका एक तीर दो निशाने थे कि बेटा भी इस बीच में से साफ हो जाए और वो डॉक्टर विश्वास की ज़िंदगी एक हो जाए, बीच में से आरंभी निकल जाए। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि ये सारी की सारी प्लानिंग विश्वास और अवंतिका ने मिलकर की। उन्होंने सोचा कि इस बार आरंभी को वो फंसा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आरंभी विहान को भी बचा लेगी और कुनिका को भी। इस सबके सामने जब आरंभी ने ये बात बताई कि भाई किडनैपर चाहता था कि या तो वो विहान को बचाए या फिर कुनिका को, तो देखिए कैसे डर गए विश्वास और अवंतिका। उन्हें लगा कि उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए और इसीलिए आरंभी की बातों को उन्होंने बुनियाद कह दिया। हॉस्पिटल से पेशेंट गायब है, घर से मेरा बेटा किडनैप। मेरा बेटा भी है वो, और तुम लेकर नहीं आए उसे, मैं लेकर आई। कुनिका जी गायब नहीं है। किडनैपर्स ने मुझे कहा था अगर मुझे विहान जिंदा चाहिए तो मुझे कुनिका जी को उनकी सर्जरी में जान से मार देना। अगर तुम्हारा बेटा आज सेफ है, अगर मैं आज सेफ हूँ तो सिर्फ आरंभी की वजह से। अपने घर वालों का साथ तो आरंभी को मिला नहीं, और उसका साथ जरा देखिए किसने दिया, कुनिका ने। कुनिका ने सबको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और वो कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर चली गई थी। छोटी सी पोटली दी कि ये मैंने भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल लाई हूँ, आप भी माथे से लगा लीजिए। और उसमें एक पर्ची थी, लेकिन अवंतिका सामने थी तो वो पर्ची मुझे दे नहीं पा रही थी, लेकिन बीच में मौका पाते ही उसने वो पर्ची मुझे दी और बोला कि पढ़ो। पढ़ा और मैं फिर इशारा हुआ कि ठीक है समझ गई, तो मैं वहाँ से गायब हो गई। देखिए सच्चाई जल्दी से असर नहीं करती है, सच्चाई का असर होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि झूठ का बोलबाला ज्यादा बना रहता है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बना रहता है। आप सभी ने हमेशा देखा है कि आरंभी के ससुराल वालों ने उसे कितना टॉर्चर किया है, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ से आरंभी की जिंदगी की अब एक नई शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शो में आरंभी के हीरो यानी कि ध्रुव की एंट्री हो चुकी है, और हम आपको बता दें कि कुनिका कोई और नहीं बल्कि ध्रुव की दादी है, यानी कि आरंभी और कुनिका का रिश्ता अभी से जुड़ गया है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आमतौर से कहते हैं कि दो लोग लड़ते हैं तो तीसरे का फायदा होता है। वेल, नॉट ऑलवेज। अब देखिए ना, मनसुंदर में युवराज और नाहर लड़ रहे थे, चाकू लग गया रूही को। वैसे इसीलिए कहते हैं जब दो लोग लड़ रहे हो ना तो बाई स्टैंडर बनकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कब नुकसान हो जाए आपका क्या पता। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो हमेशा फायदा किसी तीसरे का होता है, मगर आज यहाँ तो उल्टा हो गया। नाहर और युवराज जब आपस में लड़ रहे थे तो फायदा नहीं बल्कि रूही का नुकसान हो गया। लड़ाई के दौरान बीच में आने के कारण रूही चाकू के वार से जख्मी हो जाती है, जिसके बाद तो रूही की हालत खराब हो गई। नाहर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे तैसे उसने रूही को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल की ओर बढ़ गया। रूही पे हमला ही होने वाला है आज, क्योंकि रूही और युवराज और नाहर की फाइट है जिसमें रूही बीच में आ जाती है, उसको चाकू लग जाता है एंड उसके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे रूही का शायद बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, वो मैं नहीं बताऊंगी। बट हाँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्योंकि यूवी और नाहर दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं और रूही को बिल्कुल होश नहीं होता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो भी नाहर का साथ नहीं दे पा रही है, वो भी रूही युवराज के कब्जे में है। नाहर को पता है कि अभी रूही युवराज के कब्जे में है, इसलिए तो वो उस पर अपनी नजरें बनाए हुआ है। मगर उसे क्या पता था कि मंदिर में जब वो आएगा तब युवराज उस पर जानलेवा हमला कर देगा। तेज धार चाकू हाथ में लेकर युवराज खड़ा है और उसके दिल दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो किसी भी तरह नाहर को ठिकाने लगा दे। मगर यहाँ नाहर खुद को बचा लेता है पर रूही जख्मी हो जाती है। नाहर इससे पहले कोई और एक्शन लेता, युवराज वहाँ से भाग जाता है। क्या किया तुमने? रूही होश में आ, रूही नहीं, रूही आगे करो प्लीज, होश में आ रूही नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मेरी मदद करो कोई। रूही और नाहर की जिंदगी में पता नहीं कब ये युवराज नाम की मुसीबत खत्म होगी, मगर जब तक ये मुसीबत है तब तक तो नाहर और रूही चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और हफ्ते की शुरुआत है, व्हाई नॉट टेक अ लुक एट द हाई पॉइंट। हफ्ते की शुरुआत हो गई है और हम जानते हैं कि आप सब इसी इंतजार में रहते हैं कि कब देखने मिलेंगे आपको सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। अब इस हफ्ते धमाका होने वाला है सभी सीरियल्स में। अब वो क्या है ना, आईपीएल मैच खत्म होने वाले हैं, तो ऐसे में टीवी सीरियल की कहानियां अब फिर से मजेदार हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं मन्नत और विक्रांत की कहानी से। अब एक और जहां मन्नत और विक्रांत की शादी की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर धैर्य ना कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसकी शुरुआत उसने कर दी है।
फिर दुआ को विक्रांत के खिलाफ भड़काएगा और फिर शादी से लेकर भाग जाएगा दुआ को। इसके बाद बात करते हैं सीरियल सहर की। अब भाई सुनने में तो आ रहा है कि सहर सीरियल में लीप होने वाला है। अब लीप जब होगा तब होगा, लेकिन इस हफ्ते आपको सहर की खूब सारी नौटंकियां देखने मिलेगी। अब माहिद को इस हफ्ते पता चल ही जाएगा कि उसकी माँ का कातिल कौन है। वैसे शक तो है, लेकिन शक को यकीन में बदलने में अभी पूरा हफ्ता चला जाएगा। चाचा जान ना बड़े खौफनाक इंसान है, उनसे छिपा के बड़ी मुश्किल से हमने उनका फोन चलाया है आपको फोन करने के लिए। अब हम आपको क्या पता है, जंगल के बीच में किसी पुरानी सी हवेली में हमें लेकर आ गए। आप बस हमें बचाने आ जाइए माहिद। लोकेशन भेजिए हमें। इसके बाद बात करते हैं वसुधा की। अब वसुधा की जिंदगी में खुशियां आती हैं, लेकिन खुशियों के साथ दर्द भी आ जाता है। पार्टी में नौकरानी कहकर वसुधा की बेइज्जती होगी। ये सब कुछ देखकर दादी साहब बड़ा फैसला लेंगी वसुधा के लिए। यू प्लीज कम हियर। इससे पहले कि ये कारपेट खराब हो जाए इसे प्लीज साफ कर देना। मालूम भी है जिस तरह तू पोछा लगाने के लिए कह रही है वो कौन है? लग तो नौकर रही है। शी इज माय वाइफ। तुमसे तुम तक सीरियल में अनु दुल्हन बन गई है, आर्यवर्धन दूल्हा बन गया है। इनकी शादी के बीच में अड़चने आएंगी। कभी आपको लगेगा कि शादी होगी भी या नहीं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि शादी हो जाएगी और उसी वक्त खुलेगा सबसे बड़ा राज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पैर पकड़ता हूं, प्लीज। आगे बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल की, जहां पर रेयांश की एंट्री हो गई है। अब हर हफ्ते आपको एक बड़ा खुलासा देखने मिलता है और ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि तुलसी ही करती है। रेयांश और खुशबू के बीच में कोई तो रिश्ता है। ये बात परेशान करेगी तुलसी को और तुलसी लेगी एक बड़ा फैसला। अब रेयांश घर में रहने आ गया है। वीरानी परिवार के किसी भी सदस्य को ये बात पसंद नहीं आ रही है। खुशियों के बीच आने वाले खतरे से अनजान है तुलसी। क्या होगा जब एक हादसा बदल देगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगा माई की बेटियों की, जहां पर शहाना को उसके पति ने घर से निकाल दिया है। तो वहीं स्नेहा के सामने ये सच आ जाएगा कि आखिर उसका और सिद्धू का रिश्ता टूटने की वजह क्या है। कई दिनों से कहानी में यही वाला ट्रैक चल रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ नया देखने मिलेगा। दरअसल माँ जी को लगता है स्नेहा जी ना विमला आंटी का मोहरा है, इसलिए वो उनको सिद्धू भैया के लिए अच्छा नहीं समझती। माँ जी नहीं चाहती कि सिद्धू भैया को पता चले कि उनका स्नेहा जी का रिश्ता माँ जी तोड़वाई। अगले हाई पॉइंट्स में बात करते हैं अनुपमा की। अब अनुपमा की जिंदगी में रणविजय दोस्त बनकर आया था, लेकिन आपको आगे कहानी में ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती नजर आएगी। हालांकि ये प्यार केवल दिग्विजय की तरफ से ही होगा। ओके, मैं चल के कैफे खोलता हूँ। अरे अभी तो टाइम है, चाय पी के जाओ। अब हो गया ना 2 का 3, दैट इज द बेस्ट। शेयरिंग इज नॉट डेड। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल इश्क जुनूनी, यहाँ पर रूहानी ने आखिरकार अपनी नकली सासू माँ का पर्दाफाश कर ही दिया। जी हाँ, हमारी टेलीविजन की बहुएं यू नो ना इनहेरेंटली इनके अंदर एक जासूस होता है जो मौका मिलने पर आहा अपने असली रंग दिखाता है।
नशे की और फिर क्या रूहानी की सासू माँ कुसुम बन गई पुष्पी, या हम ये कहें कि पुष्पी का असली रूप आ गया सबके सामने। यहाँ जब रूहानी ने गर्मा गर्म लोहा देखा तो सोचा कि इस पर हथौड़ी मार देनी चाहिए। उसे लगा कि पुष्पी तो अभी नशे में है, तो हो सकता है कि अगर वो उससे सवाल करे तो घर वालों को अपना सच वो खुद ही बता दे। लेकिन आप लोग ना ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि टीवी सीरियल की दुनिया में ये राज इतनी जल्दी कहाँ खुलते हैं। एक कहानी में तड़का तो तब लगेगा जब रूहानी पर इसका इल्जाम लगेगा। तो लीजिए, लग गया इल्जाम। मौका मिल गया है, कहीं ना कहीं वो नशे में है तो शायद वो सच उगल दे जो भी है कि वो पुष्पी है, मानी है। तो मैं इसी चीज़ में लग जाती हूँ उन्हें बुलावाने में कि आप बोल दीजिए कि आप पुष्पी मौसी है। सबको बोलती हूँ। मामी और पुष्पी मिलके मुझे ही गलत साबित कर देते हैं, मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि मैंने उनको नशे का ये शराब पिलाई है। तो बस यही सीन है, कोई मेरे साथ नहीं, अकेली पड़ गई हूँ हमेशा की तरह जैसा होता है मेरे साथ में। बट मैंने भी ठान लिया कि सच साबित करके रहूंगी। पुष्पी का सच तो सबके सामने आया नहीं, और देखिए मामी और पुष्पी ने मिलकर उल्टा रूहानी पर ही इल्जाम लगा दिया। पुष्पी जो इस वक्त कुसुम बनकर घर में रह रही है, उसने अपने बेटे गुरु से कहा कि रूहानी ने ही तो मुझे दवाई दी थी, और हो सकता है कि उसी दवाई में जरूर कुछ मिला हो। अब जैसा कि हमें लगा ही था कि जरूर दवाई में कुछ मिला होगा, और वही हुआ। रूहानी पर ही इल्जाम लगा, और जब अपनी माँ कुसुम और रूहानी में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो गुरु बाबू ने रूहानी को नहीं बल्कि अपनी माँ को चुना। माँ तो ऑफ कोर्स उनका दर्जा बहुत बड़ा होता है, और इसकी जगह मैं भी रहती तो यही करती, माँ को पहले चुनती। थोड़ा सा गुरु के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ। बीच में से खड़ा कर दिया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रूहानी से प्यार तो करता ही है। तो जो भी इश्यूज चल रहे हैं इंटरनली वो दिखाता है कि ऊपर से, लेकिन अंदर से तो उसको प्यार है ही। खैर रूहानी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि गुरु ने अपनी माँ को चुना है। वो बस ये जानती है कि उसे किसी भी कीमत पर पुष्पी मौसी का सच सबके सामने लेकर आना है, क्योंकि तभी गुरु उस पर भरोसा कर सकेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब बात करते हैं सीरियल मन्नत की। जी हाँ, इस एक हफ्ते में शादी के फंक्शन शुरू हो गए भाई। मन्नत और विक्रांत के संगीत का फंक्शन हो रहा है, एंड बिकॉज ये सीरियल की दुनिया है तो यहाँ पर तो गजब ड्रामा होना ही है। ने बना ही दी मन्नत और विक्रांत की जोड़ी। तो क्या आप सभी तैयार हैं इनकी शादी में शामिल होने के लिए? आज है संगीत और मेहंदी सेरेमनी। मन्नत के हाथों पर लग गई है विक्रांत के नाम की मेहंदी, और विक्रांत की दुल्हन बनने के लिए मन्नत हो गई है तैयार। अब अपनी संगीत सेरेमनी में मन्नत और विक्रांत देखिए ना किस तरह से जमकर डांस कर रही हैं।
लेकिन यहाँ सिर्फ मन्नत और विक्रांत का डांस नहीं हो रहा, बल्कि कंपटीशन हो रहा है विक्रांत और धैर्य के बीच, जहां इस डांस कंपटीशन में इन्हें दुआ नंबर देगी। सब साथ में हैं एंड इतना खूबसूरत डेकोरेशन है, खूबसूरत लोग हैं और इतनी प्यारी मेहंदी लगी है, तो अच्छा लग रहा है। कंपटीशन है एक्चुअली, दुआ ने बोला है कि मार्किंग करेगी वो और फिर बताएगी कि एलिजिबल है कि नहीं, मतलब विक्रांत को कितने। तो फिलहाल विक्रांत नेगेटिव मार्किंग में चल रहे हैं एंड मैं और विक्रांत बस होप कर रहे हैं कि आज का डांस अच्छा हो और पूरा इवेंट अच्छा हो और दुआ उनको अच्छे अच्छे नंबर दे दे। संगीत और मेहंदी के इस फंक्शन में सभी लोगों ने ब्लैक कलर के आउटफिट्स पहने हैं। मानना पड़ेगा इनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर को। विक्रांत और मन्नत के साथ साथ बाकी लोग भी एकदम स्टाइलिश लग रहे हैं। अब शादी का फंक्शन है तो नाच गाना तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि टीवी सीरियल की शादियों में जितना नाच गाना होता है ना, उतना ही ड्रामा और साजिशें भी होती हैं। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं ना, वही होने वाला है यहाँ पर। इस फंक्शन के दौरान एक बड़ी साजिश होगी। अब जिस स्टेज पर नाच रहे हैं धैर्य और विक्रांत, वो स्टेज टूट जाएगा और उसके बाद धैर्य को चोट लग जाएगी। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये साजिश कौन करेगा। हम आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि धैर्य ही होगा। आई थिंक विक्रांत या धैर्य, मतलब है तो दो ही कंटेंडर हमारे गिरने के लिए, बट गिरने के बाद मतलब किसने किया, क्यों किया, एंड दुआ बहुत अपसेट होगी। तो आई होप किसी को चोट ना आए। डांस थ्रू आउट बहुत सुंदर था। So yeah, big shout out to both of them. They were looking adorable, very handsome men and dance बहुत अच्छा कर रहे थे और एकदम सिंक में था और बहुत डिफिकल्ट होने वाला है दुआ के लिए किसी को मार्क्स देना। अब इससे पहले कि आप हमसे सवाल करें कि अगर धैर्य को चोट लगनी है तो वो ये साजिश कैसे कर सकता है, तो सच ये है कि धैर्य ये सब कुछ जानबूझकर करेगा ताकि मन्नत का ध्यान विक्रांत पर नहीं बल्कि उस पर जाए। मन्नत के करीब रहने के लिए ना अब धैर्य कुछ भी कर सकता है। विक्रांत के सामने भले ही धैर्य ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो चाहता है कि मन्नत और विक्रांत की शादी हो, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सच नहीं है, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। अब बस हमें डर इस बात का है कि कुछ बुरा ना हो। इतने दिनों बाद मन्नत और विक्रांत मिले हैं तो इन्हें अलग नहीं होना चाहिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जब भी किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं ना, व्हाट शुड बी द फर्स्ट ग्रीन फ्लैग, कि क्या वो आपको रिस्पेक्ट करता है। आई नो ऑल द गर्ल्स थिंक इट शुड बी लव, लेकिन लव से पहले यकीन मानिए, उम्र का तकाजा कह लीजिए या कुछ भी, इट शुड बी रिस्पेक्ट। वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके परिवार की रिस्पेक्ट करता है, देन टेक द नेक्स्ट स्टेप। चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सीधा हमारे अपराजिता और रक्षित के पास, क्योंकि मुझे लगता है कि रक्षित इज अ ग्रीन फ्लैग। मेरी बेटी है, मेरी बेटी
अपराजिता के पिता आज इरा के कदमों में गिर गए ताकि उनकी बेटी की नौकरी कहीं खतरे में न पड़ जाए। घुटनों के बल गिरकर वो इरा के सामने हाथ जोड़ते हैं कि कोई ऐसा कदम वो ना उठाए जिसके कारण उनकी बेटी पर बड़ी मुसीबत आ जाए। कोई बेटी अपने पिता को इस तरह से नहीं देख सकती। ये लम्हा अपराजिता और उसकी बहन के लिए बड़ा दर्दनाक है। वो तो भला हो रक्षित का, जो सही समय पर आकर अपराजिता के पिता को उठा लेता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले रक्षित को समझ आ जाता है कि ये सारी गलती किसी और की नहीं बल्कि इरा की है। तभी तो उसे माफी मांगने के लिए कहता है। दिल पर पत्थर रखकर इरा माफी तो मांगती है, मगर उसके दिल का दर्द और भी बढ़ जाता है। डेफिनेटली वो इंसल्ट कर रही है, ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प इट बिकॉज ईरा इफ शी इज़ एंग्री, उसको इस पूरी सिचुएशन को जूस आउट करना है ताकि वो रक्षित के सामने फिर से वन एंड ओनली बन सके। बट उसके पापा घुटने पे आ गए तो आई वॉज ऑल्सो वेरी कि वाई इज़ ही डूइंग सो मच ऑफ ड्रामा। और फिर मुझे सॉरी बोलना पड़े तो वो और इंसल्टिंग हुआ पूरे ऑफिस के सामने। तो अभी यही है कि शुरुआत है कि रक्षित ओपनली मेरे अगेंस्ट जा रहा है और वो मैं धीरे धीरे देख रही हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो आगे मैं किस हद तक जाऊँगी उसको वापस अपने पास लाने के लिए, वी डोंट नो। इरा किसी भी तरह से ये प्रूव करना चाहती थी कि साड़ियाँ जो बुनी जाती है वो अपराजिता नहीं बल्कि उसके पिता करते हैं। इसलिए तो उसने वीडियो भी बनाया था ताकि वो रक्षित को दिखाकर उसे अपनी तरफ माइल कर सके। मगर यहाँ बाजी उल्टी पड़ गई। अब इरा को कौन बताए कि रक्षित सब कुछ पहले से जानता है कि साड़ी कौन बनाता है और कौन नहीं। उसे अपराजिता पर पूरा यकीन है और अब तो इरा के सामने वो अपू का स्टैंड भी लेता है। इस सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो हमेशा रक्षित की हेल्प लेके ही आगे बढ़ रही है। तो वो मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि रक्षित एक लड़की को क्यों फेवर कर रहा है। डेफिनेटली शुरू से शो में यही देखा गया है कि मैं किसी भी और लड़की को सहन नहीं कर सकती उसकी लाइफ में। तो यहाँ पे तो ओपनली वो उसको सपोर्ट करता है और मेरे अगेंस्ट जाके सपोर्ट करता है, तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। तो इसलिए मैं तो कैसे भी करके अपना रक्षित वापस लेके रहूंगी। आज एक बार फिर रक्षित ने अपराजिता की रक्षा की है। धीरे धीरे रक्षित अपराजिता और उसके परिवार का दिल जीत रहा है। इसी तरह से तो दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी मंगल का धाकड़ अंदाज, यही तो हम देखना चाहते हैं हर महिला में। बहरहाल सीरियल में मंगल ने किस तरह आरव जो हर किसी से छुपा बैठा था उसको नकाब पोश किया, आइए दिखाते हैं। इसकी वजह से इशारा जेल गए। मंगल का धाकड़ अवतार तो आप सभी ने देखा है, लेकिन इस बार मंगल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पुलिस भी नहीं कर सकी। आरव को बिल से बाहर निकालकर ये मंगल अब पुलिस के सामने ले आई है, जिसके चलते उसने ये साबित कर दिया कि ईशाना पर जो आरोप लगे थे वो सारे झूठे हैं। अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ मंगल के लिए बहुत आसान था, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इस जरा देखिए तो मंगल को ऊपर से नीचे तक धूल मिट्टी में सनी हुई है। वो इस लड़के ने मुझे कान से मारने की कोशिश की, इसने जमीन में दफना दिया था मुझे। इसकी वजह से इशारा जेल में अपनी मौत का इल्जाम लगाया इसने उस पर, ताकि उसको सजा हो, और खुद भाग गया, गायब हो गया।
इतने दिनों से पुलिस को बेवकूफ बना रहा था। आरव ने कोशिश की थी मंगल को जमीन के नीचे गाड़ने की, जहां से मंगल बचकर निकली और फिर आरव को सबके सामने एक्सपोज भी किया। फाइनली आरव तो आ चुका है, आरव मिल भी चुका है, जिसकी वजह से ईशाना को अब जेल से राहत मिल सकती है। जो भी इल्ज़ाम लगे थे सारे खारिज हो जाएंगे। वो तो हमारा जो मिशन था वो तो हम उसमें सक्सेसफुल हो गए। हमें गोल्ड पकड़ना था, गोल्ड की स्मगलिंग पकड़ ली, वो भी मिशन सक्सेसफुल हो गया। मतलब उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम पड़ेगा कि अगर जिंदा दफनाने के बाद भी अगर वो वहाँ से निकल के और लड़के आरव को यहाँ जिंदा लेके आती हैं तो देन शी इज़ द परफेक्ट अंडर एजेंट। इधर आरव को अपनी आंखों के सामने देखकर आदित्य भी खुद को रोक नहीं पाया और उसके बाद उसने आरव की जमकर पिटाई की। अब ये सब कुछ जब देखा जयराज ने तो भाई वो तो कंफ्यूज हो गया। अब एक तरफ तो आरव आदित्य का पार्टनर इन क्राइम है और दूसरी तरफ आदित्य को अपनी बेटी के लिए चिंता भी है। ये सब देखकर जयराज की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या ऐसा कुछ है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा? आदित्य तो बेचारा फंस भी गया है, शामिल भी है, कभी कभी दया भी आती है मुझे उस पर। हम लोग मस्ती करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, पर आदित्य की भी गलती तो है ही। तो ऑब्वियसली उसका ही किया धरा है, जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है उसकी। और सौम्या तो है ही, वो तो आदित्य को भी खा जाए ऐसी है। अभी भी मुझे लगता है कुछ तो लूप होल बाकी है। मतलब इतना जब चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र आने लगे ना तो यकीन मत करना कभी उस पर। तो वही मेरे जयराज का दिमाग वो काम चल रहा है कि कहाँ कुछ एक लूप होल बाकी है। पुलिस के सामने अब आरव को ले आई है मंगल और पुलिस ने आरव को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आप सभी को यहाँ लग रहा होगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आदित्य और सौम्या जो गलत काम कर रहे हैं उसे वो जारी रखेंगे। ऐसे में ये मंगल की जासूसी तो कभी खत्म नहीं होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, पार्टी में हो गया सियापा, वो भी लक्ष्मी निवास में। क्या है ना कि आखिरकार हमारी राधिका जो है पार्टी में टल्ली हो गई। फिर क्या था, बवाल तो होना ही था, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो टल्ली हुई कैसे। इस जूस ने कर दिया बवाल। क्या से क्या हो गया राधिका का हाल। कभी इधर कभी उधर, राधिका के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं। और वीर तो राधिका से बस यही कह रहे हैं, सुनो राधिका जरा संभल कर। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इस ड्रिंक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से राधिका ने अपनी सुध-बुध गवा दी, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। ईशा और अखिल की पार्टी में जब राधिका को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं मिला तो देखिए अखिल ने कैसे उसके जूस में नशे की दवाई मिला दी। राधिका बिल्कुल पीती नहीं है, उसे कोई आइडिया नहीं है, उसे यही नहीं पता उसने क्या पिया है और उसने बस पी लिया है। अब वो टहल के तो मचेंगे। देखो मतलब राधिका जो पीती नहीं है, जिसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है, वो बवाल तो मचेगा। किस किस के सर पे फूटेगा वो बवाल वो नहीं पता, लेकिन वीर डेफिनेटली उसका शिकार बनेंगे क्योंकि वो भी साथ में है एंड ऑफ कोर्स वो संभालने की कोशिश करेंगे, बट संभाल पाएंगे या नहीं वो नहीं पता। बट पूरे जबलपुर में तहलका मचाएगी राधिका। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी हुई, वीर को तुरंत ही पता चल गया कि राधिका के जूस में कुछ तो मिला हुआ है। इसीलिए वीर ने राधिका को और जूस नहीं पीने दिया और उसे संभालने की भी कोशिश कर रहा है वो।
राधिका जी छोड़िए, छोड़िए छोड़िए। निया को भी जल्द से जल्द उसने घर भेज दिया ताकि राधिका को संभाल कर वो उसे घर ले जा सके। लेकिन जरा देखिए तो राधिका है कि वीर की बात सुनने को वो तैयार ही नहीं है। अब वीर को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। ईशा और अखिल ये एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो निया के नाम पे है। तो निया इनवाइटेड है, राधिका जी भी इनवाइटेड है और मुझे माही ने इनवाइट किया क्योंकि माही भी इसमें इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अखिल राधिका जी की ड्रिंक को स्पाइक कर देता है अल्कोहल से और वो पी लेती है और ये नशे में आ जाती हैं। अब यहाँ वीर क्या कोशिश कर रहा है कि राधिका जी की गलत इमेज ना पड़े, बस वही कोशिश में है कि कैसे भी करके राधिका जी को घर पहुँचा दे सेफली और ये नशे में है। राधिका जिन्होंने इन दिनों कई सारी मुसीबतों का सामना किया, उनके गले में मंगलसूत्र है और घर वालों को इस बारे में पता चल भी गया है और अब वो नशे में इस तरह से ड्रामा कर रही हैं। अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो घर में तो और भी बड़ा तमाशा होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।